अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक पैगाम है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनते हैं भी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कल रात के ठीक 12:30 बजे कह सकते हो कि मैंने माफिया क्वीन वंशिका की स्टोरी लाइव सुनाई थी। अब लाइव सुना के मैंने ख़त्म की थी, तो वो 92 का एपिसोड था। सही बात है। और दूसरी दफ़ा मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के पास मेरी लाइफ स्टोरी जैसे कि माफिया क्वीन रिकॉर्डिंग मिल चुकी है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है, क्योंकि आपके मैसेज से मुझे पता चलेगा कि मेरे जो सुनने वाले हैं उन्हें माफिया क्वीन वंशिका की वो एपिसोड मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो मुझे फिर से दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मिली या नहीं मिली। इसलिए मैं आप लोगों को एक दिन का मौका देती हूँ, एक दिन का वक्त देती हूँ, जब तक आप मेरी इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को नहीं मिली तो फिर से मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगी। मैं लिखने वाली में से नहीं हूँ, मैं दिमाग से कहती हूँ, मुंह से सुनाती हूँ आपको स्टोरी। मतलब जो मेरे दिमाग में चलता रहता है, जो इस वक्त मैं बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो मेरे दिमाग का सब कुछ है। मेरे पास रिकॉर्डिंग की कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं है। और आपको अगर मैं माफिया क्वीन को फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी, शायद मैं वो चीज़ें ना सुना पाऊँ जो मैं पहले लाइफ स्टोरी में सुना चुकी हूँ। उसमें कुछ चेंजिंग होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, चेंज हो सकती है, ये कह सकती हूँ। क्योंकि दिमाग में एक बार दफ़ा चीज़ें लग जाए तो अट जाती भी हैं, ये बात याद रखिए। और ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़, और मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन नहीं किया था, इस वजह से शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं रखी गई है। देखते हैं कि यूट्यूब पे आप लोगों को वो स्टोरी सुनाएगा या नहीं। देख फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों ने मेरी माफिया क्वीन स्टोरी 92 एपिसोड सुनी है या नहीं। आपके मैसेज का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था लाइव में, उन लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है। थैंक यू सो मच मुझे लाइव सुनने के लिए। ओके, चलते अपनी स्टोरी की तरफ। ज़्यादा बकवास कर लिया आज के दिन मैंने। हाँ ओके, जहाँ से छोड़ा था इसे स्टार्ट करते। जहाँ पर समंता को कहती है तुम बकवास करते हो, मुझे अच्छी नहीं लगती। कनुष्का मेरा कहती है तो कहते कमाल है, अब तो मुझे चुप ही रहना चाहिए। वो ये कहकर आंखें बंद करके वो भी अपनी सीट पर सटिका के बैठ जाती। अब वो जहाज़ उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। उड़ान जो कनुष्का को उसकी मोहब्बत तक ले जाती, उड़ान जो एक पल की दूरी भी अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो परिणीता के पास जाना चाहती थी। इसकी एक वजह है जो आपको आगे पता चलेगा कि आज ही के दिन वो हर कीमत पे परिणीता से मिलना क्यों चाहती है। ये तो आपको बाद में पता चल जाएगा। चलते हैं वही दूसरी तरफ, जहाँ पर सब ऑफिस में काम कर रहे थे। अब तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। 8 बजते ही फिर से वहाँ टीना आती है, क्योंकि टीना का काम बहुत ज़्यादा था और टीना को वहाँ का इंचार्ज बनाया गया था कनिष्का मेहरा ने। वो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय थे जो काम करते थे उसके साथ, वो उन सबकी सीनियर बन चुकी थी। इस वजह से और दफ़ा हर चीज़ के लिए उनके पास उन्हें आना पड़ता है। कभी मटेरियल दिखाने के लिए, कभी किसी और काम के लिए, किसी और काम के लिए आना पड़ता है। तो फिर से उस केबिन में आती, पहले केबिन में नॉक करती, फिर अंदर आती है बिना किसी की तरफ देखे हुए, क्योंकि सबकी नज़र उस पर थी। क्योंकि उस केबिन में सब बैठे थे, सब मतलब पूजा और अंजलि प्लस परिणीता, और वहाँ पर बैठी थी शिल्पा घोष्ट जो उसे देख रही थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधा परिणीता की सीट पर जाती, क्योंकि परिणीता अलग से वंशिका के टेबल के पास वाली चेयर पर बैठी थी। और बॉस वाले चेयर पर नहीं बैठी थी, वो उसके साइड में जो चेयर था उस पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। उसे देख कर कहती हाँ अंदर आओ, क्या हुआ। और उसे एक चीज़ दिखाती हूँ, कहती इसे देख लीजिए, अगर आपको फाइनल टच करना है तो देख लीजिए, या इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि गोदाम में आना पड़ेगा जहाँ पर अब लोग काम कर रहे हैं। तो वो उसकी तरफ देखकर कहती नहीं, मुझे तुम पर भरोसा कनिष्का ने किया है, और आई होप कि उसका भरोसा कभी गलत नहीं हो सकता। रही बात इस चीज़ की, तुम 100% श्योर हो ये कर सकते हैं हम लोग। जी मैम कर सकते हैं, ओके करो। और हाँ, आज रात की किसी की नाइट शिफ्ट नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। जी नहीं, सबकी नाइट शिफ्ट आज नहीं, कल होगी शायद। हाँ, क्योंकि एक दिन रखते एक दूसरे दिन छुट्टी होती है, ठीक है। नींद भी तो ज़रूरी है हम सबके लिए। यस मैम, ये बात आपने सही कही थी। और मिस्टर शाहजहान का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। अगर किसी ने टांग नहीं अड़ाया तो वो जल्द से जल्द हो जाएगा। नहीं, अब कोई टांग नहीं अड़ा सकता, न टांग अड़ाएगा, न हाथ अड़ाएगा। इसलिए हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट आराम से तैयार हो जाएगी। आई होप सो।
लेकिन दुश्मन ताक में बैठे कि हम कब गलती करें और कब हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें नुकसान पहुँचाएं। कुछ लोग हैं जो पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन डोंट वरी, तुम लोग ईमानदार हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वर्कर ईमानदार होने चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, अब तुम जा सकती हो। और जैसे ही जाने लगती है तब उसके सामने शिल्पा आ जाती है। शिल्पा कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ती है, तब उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती है तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं वो शिल्पा हूँ जिसे सुनने के लिए तुम तैयार रहती थी। मैं वो शिल्पा हूँ जिससे बातें करने के लिए तुम रात रात बैठती थी। मैं वो शिल्पा हूँ जिसके साथ तुम्हें घूमना पसंद था। मैं वो शिल्पा हूँ जिसके साथ तुम्हें हंसी मजाक करना पसंद था। आज तुम ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो। वो शिल्पा मेरे लिए उस दिन मर गई थी जिस दिन मेरे डैड मर गए थे, आपकी वजह से। आप ही वजह से मैंने अपने डेट को खोया है, आपकी वजह से। आपने तो बस मजाक बना लिया था ना मेरे सारे बीच बाजार में, कि एक लड़की से प्यार करती है। बहुत कुछ सुना है ना आपने मुझे। उस सदमे से मेरे डैड नहीं निकल पाए, उस सदमे से मेरे डैड नहीं निकल पाए। हाँ, निकले कब? जब 4 कंधों पर, आपकी वजह से। और आप चाहते मैं आपसे बात करूं? आपकी शक्ल देखने की अब मुझे शौक नहीं है। आपसे सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई नफ़रत करे ना करे, लेकिन मैं करती हूँ मिस शिल्पा गोश्ट, आपसे नफ़रत, बेतनाशा नफ़रत करती हूँ। क्योंकि आप मेरी हंसी खुशी घर को बर्बाद करने वाली वो लड़की निकली जिससे एक वक्त पहले मैंने बेतनाशा प्यार किया था। ये जानते हुए आपके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, आपके काबिलियत की भी नहीं हूँ। आप कहाँ आसमान और मैं कहाँ ज़मीन, ये सोचती थी अपने बारे में। लेकिन फिर भी दिल किया तो मजबूर होकर आपसे प्यार का इजहार कर बैठी। हाँ, गलती ये कि अकेले में बजाय सबके सामने इजहार कर बैठी। पर मुझे क्या पता था, मुझे तो आप एक अच्छी नॉर्मल लड़की लगी थी, लेकिन नहीं पता था कि एक नॉर्मल लड़की के पीछे एक खुदगर्ज लड़की का भी दिमाग हो सकता है, जो बिना सोचे समझे बीच बाजार में एक लड़की की बेइज्जती करवाती है, और साथ में उसकी फैमिली की भी। आपको पता है वहाँ से हम यहाँ तक का सफ़र कैसे किया है? नहीं पता। बेइज्जती से किया है, इज्जत से नहीं किया है। आपकी बातें, आपकी चीज़ों ने मेरी फैमिली को हर्ट किया है। आप ही वजह से मेरे ख़ानदान में जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे डैड मॉम के साथ बायकॉट किया था। हमसे मिलने नहीं आते थे, हमसे बात नहीं करते थे, क्योंकि वजह उनकी बेटी एक लड़की को पसंद करती थी। आपसे सिर्फ क्या मांगा था? हाँ कह देती तो ठीक था, ना कह देती भी तो मैं आपका ना एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आपने सारे बाजार मेरी बेइज्जती की। आपको पता था आपके इस चीज़ से करने से किसी को हक बहुत ज़्यादा होगा, तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, और मुझे हुई। वहाँ से राजस्थान का सफ़र मुंबई से बहुत मुश्किल था हमारे लिए। अब भी बहुत सी फैमिली घर वाले हमारे मोम से बात नहीं करते। मेरी डेड की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो मुझसे बात, मेरे डैड ने मुझसे बात तक नहीं की, आखिरी सांस तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ये तकलीफ़ कम है मेरे लिए कि एक बाप मर रहा था लेकिन अपनी बेटी से ये नहीं कहता बेटा मुझे तुम पर फ़ख्र है। नहीं, मेरे डैड ने सिर्फ इसकी आंखों में ये दर्द था कि मैंने उन्हें ये दिन क्यों दिखाया। मैंने एक पत्थर दिल लड़की से प्यार किया, लेकिन मुझे ये तो पता चलना चाहिए था कि वो पत्थर दिल लड़कियों को मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। मैं लड़की में इंटरेस्ट लेती थी, हाँ मैं लेती थी, लेकिन इसके बाद मुझे नफ़रत सी हो गई खुद से और रिश्तों से। और अब मैं दोबारा किसी के साथ भरोसा नहीं कर सकती, और आपको माफ़ी ज़िंदगी भर नहीं दे सकती। ज़िंदगी भर नहीं, तड़पिए आप मेरी माफ़ी के लिए, रोइए माफ़ी के लिए, गिड़गिड़ाइए, मेरे पैर भी पकड़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मुझे आपको माफ़ करना नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को खो दिया है, जिसे वो कहते हैं पापा। जो कहते हैं ना, घर में अगर एक मर्द नहीं, एक मर्द या दो मर्द होना ज़रूरी है। एक आपके बाप के रूप में, दूसरा आपके भाई के रूप में। अगर दोनों ये जिस घर में ना हो ना, उस घर में लोगों को कुत्तों की तरह सूंघने की आदत हो जाती है। उन लोगों के घर के अंदर घुसने की आदत हो जाती है। उनके घर में घुस के उस लड़की के साथ चीर फाड़ करने की आदत हो जाती है। जब किसी की चप्पल जूते घर के बाहर नहीं होते ना, मर्द आदमियों के, एक बाप हो या भाई हो, उनके जूते बाहर रखने चाहिए हमें, ताकि लोगों को पता चले कि इस घर में बाप भाई हैं। इस घर में आंख उठाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एक मर्द बाप है और दूसरा मर्द भाई है। ये होता था, लेकिन किस तरह सेफ होते थे ये हमें पता है। आज भी मेरी माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उनके हस्बैंड को, उनके सिंदूर को छीनने वाली उनकी ये बेटी है। हम इस घर में रहते हैं मिस गोश्त, हम एक घर में रहते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती।
मेरी माँ जब मैं घर में लेट होती हूँ पहुँचती हूँ तब वो मुझे कॉल करके पूछती कि तुम अब तक घर क्यों नहीं आई हो। बस ये होती है आखिरी बात मेरी माँ की, और मुझे उन्हें बताना पड़ता है मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद से मेरी मॉम ने मुझे पर भरोसा ही नहीं किया। मेरे डैड के जाने के बाद एक टाइम पर लेट होती तो वो मुझे फ़ोन करके मैसेज करती है, फ़ोन पर आवाज़ नहीं सुनाती, मैसेज करके ये पूछती तुम कहाँ हो बस। और मैं समझ जाती कि मेरी माँ मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। मेरे लिए और क्या सबसे खराब लम्हे दिन होगा जब एक बेटी को उसकी ना माँ बात करे ना उसके डैड ने जाते हुए बात किया, और ये सिर्फ आपकी वजह से। आप सुनते मेरी मोहब्बत का नाम, आप सुनते, आप खामोशी से सुनते, खामोशी से सब कुछ करते, बस इतना कहते टीना आई डोंट इंटरेस्ट द गर्ल, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। बस यही सुनना चाहती थी ना, यही सुना देती, लेकिन नहीं, आपने पकड़ पकड़ के सबके सामने मुझे घुमा घुमा के बेइज्जत किया। यहाँ तक कि मेरे मोम के हाथ, मेरा हाथ पकड़ के मेरे मोम डैड के सामने खड़ा करके कहा ऐसी बेटी पैदा की है जिसे लड़कियाँ पसंद है, इसे कोई डॉक्टर दिखा, कोई इलाज करो, यही कहा था ना आपने मुझसे। तो आप आज कैसे कह सकते हो कि मैं आपको माफ़ कर दूँ? नहीं कर सकती माफ़, आपको ज़िंदगी भर नहीं कर सकती। और ये कहकर वो वहाँ से उठ जाती है। जैसे ही ये सुनती है वो फिर से अपने घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे रोना इस बात का नहीं आया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, इसे रोना इस बात का नहीं आया था कि कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया, जो उसके अपने थे, जो उसके वफादार कह सकते नौकर थे, उनसे भी गुस्सा, उनसे भी रोना नहीं आ रहा था। रोना उसे इस चीज़ पर आ रहा था, एक लड़की, एक मासूम सी लड़की जो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, उसके लिए हंसती थी, उसे हंसाती थी। वो शिल्पा थोड़ी सी अजीब थी, नताशा कह सकते हो कनुष्का की तरह थी। वो भी हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करती थी, बस काम से काम रखती थी। लेकिन इस लड़की के आने की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। तब परिणीता उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है संभाले खुद को। कैसे संभालूं? एक दफ़ा ये माफ़ कर देना तो सुकून से सांस लेने की दिल करेगा, लेकिन अब लगता है ना मेरी माफ़ी भी में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ यार। मैंने गलत किया इस लड़की के साथ, मैंने इसकी मासूमियत, इसकी खुशी, इसकी स्माइल सब कुछ छीन ली है। तो मैं कैसे किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ? कैसे मुझे इसकी बददुआ नहीं लग सकती? वो ये कहते हुए फिर से रोने लगती है। तब वहाँ पर टीना फिर से आती है। वो फाइल भूल गई थी जो फाइल लेने आई थी, लेकिन वो किसी की तरफ ना देखकर सीधा वो फाइल लेकर बाहर चली जाती है। तब वो जैसे जाने लगती है, परिणीता सिर्फ इतना कहती है जो काम तुम्हें समझाया उस काम को तुम फोकसली कर लोगी। तो उसकी सर उठा के, सर नहीं उठाती, बस सर आराम से नीचे करके हाँ कह देती है, क्योंकि उसे ये काम पूरी फोकस से करना है। बस एक भी कोई भी गलती हुई उनका नुकसान हो सकता है, और ये चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहती है, जब सर हिलाती सिर्फ इतना कहती है एक बार गलती कर दी अनजाने में, अब दोबारा नहीं कर सकती। अब मुझे दिमाग को आजिर नाजिर करके कोई काम करना पड़ेगा। अगर बेवकूफ़ी की वाकई ही नुकसान होगा, और मैंने अपना नुकसान कर लिया है, और अब मैं किसी और का नुकसान नहीं होने दूंगी अपनी वजह से। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर से शिल्पा रोने लगती है। तब परिणीता उसे देखकर उसे कंधों से पकड़ के कड़ी करके कहती देखो, उसने जो कहा वो अपनी जगह सही है, गलत उसने भी नहीं कहा। और तुम्हारी फीलिंग अब क्या है, तुम इससे लड़ो। मुझे नहीं लगता, मुझे बस इतना लगता है जिस लड़के से तुम प्यार करने का दावा करती हो ना, उससे तुम्हें प्यार नहीं है। बस इसमें तुम इस चीज़ के गिल्ट में रह रही हो कि तुम्हारी वजह से नताशा कपूर ने उसकी ये कंडीशन की है। तुम्हें यही गिल्ट सताती है होगी, शायद यही गिल्ट सताती है कि तुम्हारे साथ एक लड़का रिश्ते में था, और उसकी वजह, उसकी ये कंडीशन कनुष्का ने किया तुम्हारी वजह से, और इस वजह से तुम उसके साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा कोई नहीं। तुम्हें तकलीफ उस लड़के से नहीं हो रही, तुम्हें उनसे भी नहीं हो रही जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें तकलीफ इस लड़की की, टीना की कंडीशन देखकर हो रही है। और अब तुम्हें ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से हो रही है कि तुम्हारी वजह से टीना पर इतने चीज़ गुजरे हैं, यहाँ तक कि उसके डैड की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई। तो आई होप वो शायद तुम्हें माफ़ ना भी कर पाए या कर भी ले, लेकिन जब तक कनुष्का नहीं आती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। शायद उनके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, ये कह सकते हैं हम, होना चाहिए। ये कहकर वो लोग फिर से अपने काम और करने लगते। शिल्पा कुछ नहीं कहती, बस सर झुका के सिर्फ बैठी रहती है। तब सब काम करके कहते चलो फिर घर चलते हैं, दादाजी इंतज़ार कर रहे होंगे खाने पे।
कनिष्का परिणीता निकलते पहले अपने मोबाइल को देखती कि कहीं मैसेज वगैरह आए हैं, तो वहाँ देखती कोई मैसेज नहीं। 3 महीने बाद आएंगे, इडियट कहीं के। आज नहीं आ पाएंगे क्या? आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है मेरे के, उन्हें थोड़ी पता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन है। ये कहकर वो लोग अपने घर की तरफ निकलते। जैसे ही घर के अंदर इंटर करते, वहाँ पर दादाजी पहले से खड़े थे। उनके हाथ में बहुत खूबसूरत सा गुलाब था, गुलाब का गुलदस्ता कह सकते हो। वो सीधा परिणीता की तरफ बढ़ाती, कहते ये लो तुम्हारे लिए, इसकी खास वजह बस मुझे किसी ने कहा है जैसे ही कोई आए घर पे उसे इस गुलाब के साथ स्वागत करो, तो मैंने कर लिया। लेकिन हमारे साथ ये आई है। तो वो शिल्पा की तरफ देखती। शिल्पा की कंडीशन देखकर वो उसके पास जाके उसे हग करते। उसके हग करने से दादाजी के उसे फिर से रोना आ गया। फिर से वो सारी चीज़ें याद आ गई कि किस तरह से वो इनसे बदतमीज़ी से बात करती थी, किस तरह से कई दफ़ा कनिष्का के ब्याह पर वो आए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन हर दफ़ा उन्हें बेइज्जत करके घर से निकालती थी। वो वजह एक ही, उसका बॉयफ्रेंड जोसेफ की वजह से उसने ये सब कुछ किया था। लेकिन अब जोसेफ की उसके ये सब कुछ नज़र आ चुका है, सारी चीज़ें सारी बातें उसके क्लियर हो चुकी है। तो इस वजह से वो जोसेफ से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। तो वो अपने हाथ जोड़ देती है दादाजी के सामने, दादाजी से कहती है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी। इससे पहले वो कुछ और कहती कनिष्का के दादाजी कहते कोई बात नहीं। वो कहते ना, रात का बोला अगर सुबह को घर आ जाए उसे बोला नहीं कहते। अच्छा, तो दादाजी उसे क्या कहते? भाई ये फिल्म का डायलॉग था, तुम्हें भी यही बोलना था। उसे क्या कहते हैं? उसे नताशा शिल्पा कहते। ठीक है, हाँ ये ठीक है दादाजी, शिल्पा कहते हैं। चलिए चलिए अंदर आ जाइए, भूख लगी है, खाना खाना है। अच्छा, कल रात को क्या हुआ था? तुम लोग कल से ही घर से नहीं हो और फिर ऑफिस में। ओ दादाजी, काम काम काम। आज तो आप ऑफिस में नहीं आए थे ना? चलो अच्छा, आप ऑफिस में नहीं आए थे। नहीं, मुझे कनिष्का ने मैसेज करके कहा था कि मुझे ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, परिणीता सब संभाल लेगी। ओह, तो किसी को पता ना चले ये कांड किया था परिणीता के लिए। वाह क्या बात है। आओ बेटा अंदर आओ। वो शिल्पा का हाथ पकड़ के लेके जाते। वहाँ पर पूरी फैमिली थी, उन सब से शिल्पा को मिलाते। सब शिल्पा के बारे में जानते तो है कि कनिष्का मेहरा के साथ एक पार्टनर है, बस नाम से। उसे रूबरू आज फर्स्ट टाइम उन्हें देखा है, क्योंकि वो जब भी मिलने की ख्वाहिश करते थे कनिष्का से, दादाजी से कहते थे। उस टाइम अनुष्का का तो बीएफ आपको पता था अपने घर वालों के साथ कैसा है, तो किस तरह वो अपनी किसी ऐसी पार्टनर को उनसे मिलाती। ये कहो उसकी फर्स्ट दोस्त। हाँ, पार्टनरशिप के बाद उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, थोड़ी बहुत, लेकिन उस दोस्ती को भी नज़र लग गई थी किसकी? जोसेफ की। मिस्टर जोसेफ बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा हरामी था। सॉरी गाइस गाली दे रही, बट वो था भी एक नंबर का। चलिए, जहाँ सब लोग बैठ के डिनर करते, रात के 8 बज चुके हैं, अब 8:30 बज चुके हैं, तो डिनर करते हैं। तब वहाँ पर छोटा सा उसका भाई, मतलब परिणीता का भाई प्रेम आता है, और प्रेम आके सीधा अपने दी के गले लग कर कहते, दी आई मिस यू सो मच। आपने कल से मुझसे बात नहीं की, मुझसे फोन पर बात भी नहीं की, और कल आप घर पे नहीं आए थे। तो वो अपनी बेटी को देख कर कहती, आई मिस यू टू बेटा। वो क्या है ना, आजकल काम बहुत ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है। जब तक कनिष्का नहीं आती तब तक मुझ पर काम का लोड ज़्यादा रहेगा। जैसे ही आपकी कनिष्का दी आ जाएगी ना, वैसे ही मेरा काम का लोड थोड़ा कम होगा और मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। ओके, हाँ ये बात तो ठीक है, पता नहीं कब आएगी दी। उन्हें और 3 महीने लगेंगे। ये कहकर उसके चेहरे पर एक उदासी सी आ जाती है। जहाँ दादाजी कहते, अरे बेटा कोई बात नहीं, वो शुरू से ऐसी थी, मशीन गन की तरह काम करने वाली। वो अपने आप को मशीन समझती है ना मेरी पोती। आने दो, इस दफ़ा आएगी ना, किस देखना मैं इसके कान को खींच के इसके कान को लंबा ना कर दूँ तो मेरा नाम मेरा नहीं है। दादाजी ऐसा कुछ मत कीजिए, लंबे कान वाली कनिष्का मुझे पसंद नहीं आएगी। क्या बात है, लंबे कान वाली कनिष्का पसंद नहीं आएगी? ऐसे तुम्हें पसंद है मेरी पोती? हाँ पसंद तो है, तभी तो मैं उनके घर में रह रही हूँ। अगर पसंद नहीं होती तो मैं थोड़ी उनके घर में रहती। ओहो, ये तो सुनना ही चाहिए मुझे। क्या कहती हो बच्चों? फिर से पूछ ले अपनी भाभी से कि वो तुम्हारी दी के लिए क्या फीलिंग रखती है। दादाजी, जब तक मैं उनसे नहीं कहूँ मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। और दादाजी से बात कर रही थी, शिल्पा सिर्फ उन्हें देख रही थी। शिल्पा एक साइड में जाके बैठ जाती है, एक कोने में। तब वहाँ पर परिणीता कहती, क्या हुआ, आप फैमिली के साथ ज्वाइन करके नहीं बैठोगे? मेरे नसीब में फैमिली कहाँ, मेरे नसीब में फैमिली नहीं। बचपन में थी, मॉम डैड को कमाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या किया, बस अकाउंट में पैसे डालती रही और लाइफ अच्छी गुजरती रही। फिर इसके बाद एक अच्छी दोस्त बनी जिसे मैंने अपने हाथों से तो
टीना के बारे में बात करें, हाँ कह सकती हूँ, बहुत अच्छी लड़की थी वो। उसकी वजह से मैंने फैमिली की मोहब्बत देखी। वो अक्सर मुझे अपने मॉम डैड से मिलाती थी, अक्सर अपने मॉम डैड की बातें भी करती थी, लेकिन मेरी वजह से आज उसकी कंडीशन क्या हुई थी। फिर कनिष्का कनिष्का मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं, पार्टनर बहुत अच्छी बनी थी। उससे सही और गलत की पहचान शुरू से थी। अगर मैं कुछ गलत उसके सामने रख देती थी तो वो मुझे बता देती थी, ये चीज़ गलत है, इसे करने से हमें नुकसान मिल सकता है। अक्सर ये होता था और मैं इस चीज़ से सीखती थी कि हाँ मुझसे ये मेरे मॉम डैड को बस पैसे कमाना और मुझे देना था। इसी पैसे के चक्कर में मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। एक एक्सीडेंट कह सकती हो या कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन उनकी डेथ हो गई मॉम डैड की एक साथ। फिर उनकी बहुत बड़ी एम्पायर कब मैं क्या करती, मैं अय्याशी करने में माहिर थी। मुझे अय्याशी बहुत पसंद थी। रात को क्लब जाना, ड्रिंक करना, शराब पीना, अलग अलग लड़कों के साथ घूमना फिरना, डेट करना, ये कह सकते हो। मेरी लाइफ यही मस्त थी। लेकिन उस लाइफ की हवा का झोंका था टीना, जिसने मुझे चेंज करके रख दिया। हाँ उसने मुझे बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। मुझे शराब पीने की आदत थी तो उसने मेरी शराब को छोड़ा है। ये कहकर मुझे शराब की खुशबू पसंद नहीं है। मुझे स्मोकिंग करने की आदत थी, उसने ये कहकर छुड़ाया कि मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है। तो पता नहीं क्यों उसकी इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती गई, लेकिन उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं नहीं कर पाई क्योंकि शायद मुझे अपने बारे में पता था, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और आए दिन मैं किसी न किसी नई लड़की के साथ डेट करती हूँ। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और शायद इसी वजह से मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया। और इसी वजह से उसकी डेट को, कोई बात नहीं, पुरानी बातें मत दोहराइएगा। एक दफ़ा हम शायद टीना की मॉम से मिलें, फिर पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। मुझे तो मिलना है, क्या वो मिलने देगी? उसके बेवफा मिलने जाएंगे, जब वो ऑफिस में होगी तब हम उनसे मिलने जाएंगे उसके घर पे। क्या कहती हैं आप? हाँ ये भी ठीक है। कनिष्का कब तक आएगी? उन्होंने तो कह दिया वो 3 महीने बाद आ जाएगी। अब देखते हैं क्या तुम अपने हाथों पर ऑलमेंट लगा सकती हो? तुम्हारे हाथ के निशान नज़र आ रहे हैं रस्सी के। हाँ ये निशान, हाँ लगा लूँगी। जब फर्स्ट टाइम मुझे ये निशान लगे थे ना, तो कनिष्का ने खुद से मुझे ये ऑर्नामेंट लगाया था, मेरे हाथों में मलहम लगाया था अपने ज़ख्मों को सही करने के लिए। फर्स्ट टाइम भी तुम्हें किसी ने किडनैप किया था क्या? हाँ किया था। एक था कमीना इंसान जो मुझे अपने बिस्तर तक पहुंचाना चाहता था। उसे पता नहीं था ना कि कनिष्का की बीवी हूँ मैं। जैसे कि मुझे आधा सच आधा आधा पता था, आधा नहीं कह सकते हैं आपको, आधा पता था आधा नहीं। ये भी बात सही है आपकी। चलो फिर वो लोग खाना खा चुके थे, वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अब बज रहे थे रात के 11 बजे। रात के 11 बजे सब हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रेम भी इस टाइम जगा हुआ था, वो बैठा हुआ था। वहाँ पर काजल और पूजा भी आ जाती है, वहाँ वो उनके सामने जाके बैठ जाते, कहते अरे तुम लोग आ गए, खाना खाओगी? नहीं यार आंटी ने, मम्मा ने इतना कुछ खिला दिया ना, और हाँ ये लो पकड़ो तुम्हारे लिए मम्मा ने भेजा है। कहा आज तुम्हारा स्पेशल दिन है तो तुम्हें ये खाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आंटी से कहना हम उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। अरे कब आओगी? मेरी मम्मा कह रही है तो बूढ़ी हो जाएगी, लो बात करो मम्मा से, खोल परे। और तुम्हारा फ़ोन का है? वो शिट यार रूम में पड़ा है साइलेंस पर। तुम्हें तो सिर्फ एक ही इंसान के फ़ोन का इंतज़ार है ना, बाकी इंसान तो नल्ले बैठे हैं। तुम फ़ोन करते करते फिर फ़ोन बंद कर देंगे तो क्या लगे? ओ शट अप यार, ऐसी कोई बात नहीं, नल्ले कहीं के। हेलो आंटी कैसी हैं आप? वो आंटी से बात करने लगती, जिस पर आंटी से बहुत सी दुआएं देती, आशीर्वाद देती और कहती है खुश रहो और कब आओगे हमारे घर अपनी वाइफ के साथ? उन्हें आने दीजिए फिर हम बात करते हैं। जैसे मैं उनसे बात करूँगी वो कहेंगी तो हम दोनों एक साथ आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। ये आप ऐसा कीजिए ना, जब तक फ़ोन नहीं आती कम से कम आप तो आ जाइए ना हमारे घर में लंच या डिनर के लिए। अब तुम अपनी दोस्त से बोलो, क्योंकि उसका कहना, जब भी मैं कहती हूँ मुझे परिणीता के साथ ले चलो मिलाने के लिए, प्रेम के साथ ले मिलाने के लिए ले चलो, बस एक ही गाना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आप कहाँ जाएंगी कनुष? परिणीता जब घर पे ही ना होगी। अरे परिणीता नहीं होगी तो उसकी फैमिली तो होगी ना, क्या उसकी फैमिली मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती या मेहमान होनी चाहती परिणीता की तरफ से उसका मायका? नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप जब भी चाहे आ सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर ना भी हूँ तब भी आप आ सकते हैं, प्रेम तो है ना, आपको सब प्रेम से मिल सकती हैं और प्रेम के बहाने आप पूरी फैमिली से मिल सकती हो। हाँ ये भी ठीक है, देखती हूँ शायद मैं कल आ जाऊँ प्रेम से मिलने के लिए, बता देना प्रेम को और उससे कहना मैं उससे बहुत याद करती हूँ। हाँ हाँ आंटी आप रोज़ तो मुझसे फ़ोन पे बात करती हैं। हाँ बेटा फ़ोन पे बात करने से और मिलने से बहुत फ़र्क होता है। तो अपने भाई की तरफ देखती, तुम रोज़ आंटी से बात करती? हाँ कनिष्का दी ने जो मोबाइल दिए ना उसमें आप सबके नंबर डाले उन्होंने, यहाँ तक कि
पूजा मम्मा की पूजा की मम्मा का भी नंबर है, पूजा दी के पापा का भी नंबर है, काजल दी की फैमिली का सबका नंबर है मेरे पास। तो मैं सबसे बात करता हूँ। क्या बात है, मुझे पता नहीं मेरा भाई सबसे बात करता है। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए बच्चा। ये कहकर वो हंसने लगती, तो वो उन पर आंटी कहती चलो ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो और खुश रहो, इसी तरह खुश रहो जिस तरह तुम्हारे चेहरे की आवाज़ की कनक बता रही कि तुम कितनी खुश हो। थैंक यू सो मच आंटी, बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमारे आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ बेटा। ये कहकर वो फ़ोन बंद करती है और फ़ोन बंद करके वो पूजा के हाथ में देती है, लो पकड़ो। तो आज रात तुम लोग यही रहोगे क्या? हाँ आज तो स्पेशल रात है। अच्छा बच्चों क्या स्पेशल रात है? कुछ नहीं है। जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रहे हो स्पेशल रात? अरे नहीं बस 12 बजने तो दो। 12 बजे क्यों बेटा? 12 एक मिनट 12 बजे ए मिनट से व्हाट द हेल, कम से कम हमें बता तो देती यार। दिस नोट फे पारी भाभी, आपको तो हमें बता देना चाहिए था कि 12 बजे। दादाजी कहते बेटा 12 बजे क्या होने वाले? परिणीता का बर्थडे आने वाला है शायद इन्हें, है ना? जी हाँ, ठीक 12 बजे हम सब उसे विश करते हैं और एक छोटा सा केक काटते हैं। और जो शॉपर तुमने नौकर के हाथ में दिए फ्रिज में रखने के लिए, वो केक है। कह सकते हो यार, दिस नॉट फेक, कम से कम बता दो देती कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अरे हाँ नहीं ये बात नहीं है, और एक्चुअली क्या है ना, हम उसके घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मतलब मैं, काजल और प्रेम, हम तीनों ही अक्सर इसका बर्थडे ज़बरदस्ती मनाते, एक छोटा सा केक लेकर, बस सिर्फ रात के 12 बजे तक। इसके बाद वो कहती बस मुझे कोई बर्थडे नहीं बनाना, कोई पार्टी मार्टी का नाम ना ले। और मुझे क्या था, मैं पार्टी का नाम ना लूँ, मुझे चैन कहाँ नहीं मिलता है। तो इसे ये कहती थी यार पार्टी चलेंगे, कल अब नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस कल का दिन हम एक छुट्टी मारेंगे ऑफिस से और डिनर करेंगे, घूमेंगे बाहर बच्चों के साथ। तो वो मानती नहीं थी, लेकिन रात का डिनर हमारा पक्का होता था। तो यही इसी रूटीन के साथ अब इतने सालों से चल रहे हैं। और आज उसका ससुराल में पहला बर्थडे है, तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था शायद इसने आप लोगों को बता दिया होगा कि उसका बर्थडे आज आने वाला है, रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा। तुम्हें कम से कम इन्हें बता दो देना चाहिए था यार। दिस नोट पे ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये चीज़ मनाना नहीं चाहती थी, मैंने इसलिए तुम्हें फ़ोन करके मना भी किया था। ओ कम ऑन यार, आई नो तुम्हें किसी और का इंतज़ार है, कोई और तुम्हें विश करे, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा जिस तरह इन्हें नहीं पता है। कह सकते हो अगर पता होता ना तो 3 महीने की बात नहीं करती, आज ही के दिन वो मेरे पास हो जाती। ओह क्या बात है, मेरी प्यारी सी दोस्त को अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। जस्ट शट अप यार, ऐसा नहीं कहते। तब उनके पास एक मैसेज आता है, मैसेज पढ़ के, मैसेज उनके पास नहीं उन सब के पास आता है, जितने भी लोग वहाँ थे उन सब के पास। और मैसेज देखते कहते यार ये क्या बात हुई, ये तो नहीं होना चाहिए था। सब लोग मैसेज पढ़ते तो परिणीता भी मैसेज पढ़ती। ये कौन है दादाजी? ये मेरा नालायक दोस्त है, वो अचानक अपनी बेटी की कोई बर्थडे पार्टी मनाना चाहता है। वो है ना तुम्हारे डॉक्टर अंकल, उसके बर्थडे की पार्टी हमारे फार्म हाउस पर रखी गई है, तो उसके लिए हमें बुला रहे हैं रात के 12 बजे से पहले। अभी तो बज रहे हैं साढ़े 10 बज रहे थे ना, 11 तो छोड़ो, 10:30 बज रहे, हमें निकलना होगा अभी। नहीं दादाजी इस तरह तो नहीं है, मेरे दोस्त का भी बर्थडे, तो क्या हुआ, हम वहीं पर एक और केक काट लेंगे। क्या कहती है बेटा, उनके पास जाना ज़रूरी है, अगर नहीं गए ना तो उसने धमकी दी है, अगर तुम में से कोई नहीं आया ना तो भूल जाओ कि मैं एक डॉक्टर बतौर तुम लोगों के घर की फैमिली डॉक्टर कहलाऊँगा। देखो इस कमीने की धमकी क्या लिखा है उसने। बाप रे, वाकई धमकी तो लिखी है उसने हम सबको। अब आपको क्या करना है? परिणीता की तरफ सब देखते हैं। परिणीता कंफ्यूज थी, वो अपनी फैमिली के साथ आप एक काम कीजिए ना। क्या? आप सब लोग वहाँ जाइए, मैं और यहाँ ये तीनों एक साथ छोटा सा केक। ये क्या बात हुई भाभी, शादी के बाद पहले बर्थडे आपका और ऐसा करेंगी आप? दिस नोट पे अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, नए डॉक्टर ढूंढ लेंगे। क्या हुआ उसके पास, हमारी पुरानी से पुरानी हिस्ट्री रखी हुई है डॉक्टर अंकल के पास, किसको मैदा में कहाँ तकलीफ होती है, किसको गुर्दे में कहाँ घूमने के चक्कर लगता है, किसको एसिडिटी इतनी जल्दी हो जाती है कि वो एक मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, हम नया डॉक्टर ढूंढेंगे। इस तरह ब्लैकमेल मत करो, चलने के लिए तैयार हो। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? हम लोग? हाँ बिल्कुल बेटा, सारी पूरी फैमिली को बुलाया उसने, तो फैमिली में तुम लोग भी दोनों हो और शिल्पा तुम लोग भी हो। जाके फ्रेश हो जाओ फिर हम निकलते हैं। और सब लोग तैयार होते हो कहते, फिर वो अंजलि परी के पास आती, यार ये इज़ नॉट फेयर ना,
भाभी हमें आपका बर्थडे यहाँ मनाना चाहिए, हम दूसरों के बर्थडे मनाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अंकल है ना, वो पापा दादाजी की बेस्ट फ्रेंड है तो क्या कह सकते हैं। ये कहकर सब लोग वहाँ से निकलते, उस फार्म हाउस के लिए निकलते जिस फार्म हाउस में पहले एक दफ़ा लोग गए थे घूमने के लिए, जहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी, बहुत सी मस्तियाँ की, बहुत सी चीज़ें की। बच्चे तो बहुत खुश थे, बच्चे कह रहे थे यस हमें फिर से छुट्टी मिलने वाली, फिर से हम फार्म हाउस में मस्ती करेंगे। लेकिन वहाँ पर अचानक से टीना आ जाती है। टीना को देखकर एक पल के लिए परिणीता शॉर्ट हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ इस वक्त घर नहीं गई? नहीं, मैं घर के लिए निकली थी, लेकिन कनिष्का मैम ने कहा था आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, पता नहीं क्यों, और उन्होंने कहा था वो आपके साथ वीडियो कॉल पर करेंगी, तो मुझे मेरा होना ज़रूरी है, तो मैं आ गई। ये कहा तो अब क्या रुकना पड़ेगा हमें? तब दादाजी कहते बाबा नहीं रुको नहीं रुको, चलो चलो, ये ऐसा नहीं करो, तुम लोग सब चलो बेटा, तुम भी चलो, अगर तुम्हें अपने बॉस से मिलना है तो वीडियो कॉल पर परिणीसा से बात करेगी तो तुमसे बात करेगी ना? जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था इस टेंडर के बारे में, और उन्होंने कहा था मेरा होना ज़रूरी है, तो मैं आ गई, रात को मम्मा से बात करके आ गई। उन्होंने कहा तो ठीक है। परिणीता मैम ने भी कनिष्का मैम ने भी मम्मा से बात की थी, तो उन्होंने इजाज़त दे दी, तो ड्राइवर आके मुझे यहाँ तक लाया है। ओके, तो तुम चेंज नहीं करोगी, इन्हीं कपड़ों में चलोगी? आप लोग जा कर रहे हैं? अरे बाबा मेरे दोस्त के पोते की बर्थडे है, तो उसने कमीने ने हमें सबको वहाँ बुलाया, हालांकि हमारी प्यारी सी बहू की भी बर्थडे, तो चलो वहीं पर ही केक काट लेते हैं। और ये कहकर उसे भी अपने साथ ले लेते। उसने भी नॉर्मल कपड़े पहने थे। उसे देखकर एक पल के लिए शिल्पा उसे देखती रह जाती। खुले बाल और वाइट कलर का सूट उस पर गजब डाला था। उस टाइम उसने ऑफिस के जैसे कि वर्कर के कपड़े होते हैं ना, एम्प्लॉय के, वैसे ही कपड़े पहने थे। अब उसने एक घर का सूट पहना था और बहुत अच्छी लग रही थी। तब परिणीता उसके कंधे पर हाथ मार के कहती इस तरह मत देखो वरना वो भाग जाएगी। नहीं 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 नहीं, तो मैं तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब लगता है आपके दिल में कुछ कुछ और चीज़ें चल रही जो नहीं चलनी चाहिए, आपको रोक देना चाहिए खुद को। ये कहकर वो सब लोग बाहर निकलते। वहाँ पर बहुत बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, सब लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ जाते। अब एक गाड़ी में बच्चे जैसे बड़े लोग 2 गाड़ियों में बैठ जाते। फिर एक ऐसी बड़ी गाड़ी आती जहाँ पर पूजा, काजल, अंजलि, शिल्पा और टीना, परी, ये 5 लोग, एक मिनट, ये 6 लोग थे। 6 लोग बचे थे और गाड़ी बहुत बड़ी थी। तो उसे क्या कहती है, वो ड्राइवर को उतार देती है अंजलि। वो कहती है कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, हम अपने ड्राइविंग खुद करेंगे। ये क्या करो, सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ जाते। गाड़ी थी स्पेसिस, और इतने भी मोटे लोग नहीं थे कि घुस के बैठे। हाँ, कुछ इस तरह होता है कि परिणीता आगे जाके बैठ जाती है, वो 2 कपल जो हैं वो लोग पीछे बैठ जाते हैं। मतलब 4 लोग कह सकते हो, 4 कपल अभी हाल फिलहाल के लिए। तो वो टीना प्लस शिल्पा 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 विंडो की साइड में बैठ जाती। फिर उसके पास बैठती है परी। वो बैठना चाहती थी टीना, लेकिन टीना नहीं बैठती। तो वो टीना काजल को कहती है आप बैठ जाए, फिर मैं बैठती हूँ। तो काजल कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मुझे बैठना है तो मैं उसके पास बैठूंगी, तुम्हारे पास क्यों बैठूँ? ना मैं इसके पास बैठना चाहती हूँ, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ सीट शेयर करने की भी इजाज़त नहीं दे सकती। अब तुम सोचो तुम्हें कहाँ बैठना है। तो वो घूर के उसे देखती कहती मैंने सिर्फ बैठने के लिए कहा था, ये तो नहीं कहा था आप अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं तो यही मानती हूँ, अगर कोई मुझसे कहे आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बेटा, मुझे ऐसा लगेगा कोई मुझसे कह रहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करके दे मुझे। वो आँख मारती परिणीता की तरफ। परिणीता सर झुका लेती, उसका मकसद क्या था उसे भी पता था। तो टीना कहती अरे बाबा, तो पूजा कहती अरे बाबा बैठ, तो सबकी गाड़ियाँ निकल चुकी है, हमारी गाड़ियाँ लेट हो चुकी है, क्या तुम लोग चाहते हो कि हमारी गाड़ियाँ लेट हो? और फिर दादाजी फ़ोन करके मुझे ही सुना सके, अच्छा नहीं तो ड्राइवर के साथ आता ये वो। अब ड्राइवर के साथ आते तो 2 एक तो कम हो जाते ना, तो इससे अच्छा है मैं खुद ड्राइविंग कर रही हूँ, तुम लोगों को बैठने का ऑफर दे रही हूँ, और गाड़ी इतनी बड़ी है कि 4 लोग आराम से तुम लोग बैठ सकती हो। क्या लगा रखा है, बैठ जाओ ना यार, देर हो रहा है। तब मजबूरन टीना को शिल्पा के साथ चिपक के बैठना पड़ता है। फिर उसके पास बैठती है काजल, काजल के साइड में बैठती है पूजा। पूजा कहती कमाल है मेरी जान, तुम्हारा दिमाग है, अगर दिमाग नहीं होता ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, समझे? ये बकवास बंद करो अपनी। ये कहकर सब हंसने लगते। सब लोग वहाँ से निकलते। तो निकलने से पहले कहते क्यों ना कुछ म्यूज़िक एंजॉय किया जाए, कुछ गाने जो सुना जाए, कुछ गाने जो कहा जाए, क्या कहती हूँ?
तो कहते हाँ सुनाओ। तो फर्स्ट गाना होता है ये गाना, हमसे रहोगी क्या हमेशा कफा, माफ भी कर दो जाना, मान तो ली है हमने अपनी खता, माफ भी कर दो जाना, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम ये किस्सा छोड़ो, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम ये किस्सा छोड़ो, हमसे गलती होगी आइंदा, हमसे रहोगी क्या हमेशा कफा। वो सब लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, तब अंजलि कहती क्यों ना एक गाना गाते हुए चले, म्यूज़िक भी इंजॉय कर लेंगे और कुछ लोगों के दिल की कुछ ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी, जो कुछ कहना चाहते हैं, जो सुनना नहीं चाहते, उनकी भी ख्वाहिश शायद इस म्यूज़िक के से स्टार्ट हो जाए। देखते हैं। हमसे रहोगी क्या हमेशा कफा, माफ भी कर दो जाना, मान तो ली है हमने अपनी कता, माफ भी कर दो जाना, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम ये किस्सा छोड़ो, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम ये किस्सा छोड़ो, हमसे तुम्हें शर्मिंदा हमसे होगी न आइंदा, हमसे रहोगे क्या हमेशा कफा, माफ भी कर दो जाना। जैसे ये गाना चल रहा था, एक नज़र शिल्पा अपने पास बैठे हुए टीना को देखती है, जैसे कि वो कह रही है इस गाने के बोल उसके हैं जो वो कहना चाहती है टीना की तरफ, लेकिन टीना उसे इग्नोर करके यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे इस गाने की जैसे जैसे इस गाने की म्यूज़िक चल रही थी, वैसे वैसे नताशा की फीलिंग जग रही थी। वो सच थी, ये मैं क्या कर रही हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरे दिमाग और मेरे दिल में क्यों ये ख्याल आ रहा है, नहीं मैंने पहले इसके बहुत तकलीफ दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मान भी जाओ तुम्हें मान भी जाओ तुम्हें मेरी कसम है, कैसी ये जिद है कैसा सितम है, मिलते हो तुम कहीं। ये गाना जैसे ही ख़त्म होता है, वो जैसे मान भी जाओ तुम्हें मेरी कसम है, मिलते हो जब भी कहीं, हाल पूछते नहीं। ये तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती से कहा है कि प्लीज़ मैम गाना मत गाइएगा। हाय यार मैं क्या करूँ, अगर दूसरे गाने, मैंने पहले भी कहा था दूसरे गाने डालूंगी तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट लग सकता है, तो मेरी बेसुरी आवाज़ ही सुन लीजिए ना। इस तरह करते करते वहाँ पर वो म्यूज़िक, बहुत सी म्यूज़िक आते जाते हैं, बहुत सी गाने भी आते हैं जिसमें कुछ रूठना, कुछ मनाने वाले होते, कुछ प्यार के सॉन्ग होते, कुछ ना कुछ तो थी शिल्पा को कुछ फीलिंग हो रही थी अपने दिल से उसके दिल को कनेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ को एक चीज़ को अग्री नहीं करती, वो इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, नहीं वो ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं रख सकती, उसे लड़के पसंद है, बस लड़के पसंद है। तब परिणीता अंजलि की तरफ देखकर कहती चुन चुन के गाने निकाल रही हो तुम, वो क्या है ना, वो क्या कहते हैं, अगर प्यार आपके दिल के अंदर की गहराई में हो ना, उसे जगाना चाहिए और कभी ना कभी आपको उसे जगाना ही चाहिए। जिस तरह आपको किसी के लिए फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़ोर से बोलती है ताकि पीछे बैठे लोग भी सुन सके जो बैठे। तो काजल कहती क्या मतलब ये देखो, हम सामने से इनकार करते, हमें नहीं है प्यार, नहीं है प्यार, लेकिन दिल का एक कोना होता है ना, कोना जहाँ पर हम चीज़ें छुपा के रखते हैं, दर्द छुपा के रखते, छोटी सी खुशियाँ छुपा के रखते कि हम इस खुशी को छुपाएंगे तो किसी को नज़र नहीं लगेगी हमारी खुशी पर, उस दर्द को छुपाते कि हम किसी को वो दर्द बताना नहीं चाहते। दिल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये चीज़ें रख सकते हैं और रखते भी हैं। हमें पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि हम उसके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। सामने वाला हमारे लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहता है, क्यों? क्योंकि शी इज़ लव विथ मी, मुझसे प्यार करती है इसलिए। वो किसी को मार भी सकती है और किसी को मरवा भी सकती है, ये फीलिंग होती है। लेकिन हम पहले कहते नहीं मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं, मैं तुमसे ऐसी कोई फील करती नहीं हूँ। लेकिन दूसरी बंदा जब दोबारा इसे महसूस होता है, उसे लगता है कि हाँ मैं उसके लिए तो बहुत फील करती थी, लेकिन काम का मैंने उसका दिल दुखाया, काम का मैंने उसे तकलीफ दी। और ये सारी बातें शिल्पा की तरफ देख कर कह रही थी, क्योंकि मिलर पे जैसे कि वहाँ का शीशा है ना, बिल्कुल फोकस किया था उसने शिल्पा की आंखों के ऊपर। वो शिल्पा को बता रही है जिस फीलिंग से अभी तुम लड़ रही हो ना, उस फीलिंग से शायद तुम्हें पहले लड़ना चाहिए था, तब तुम इस तरह से नहीं होती जिस तरह से तुम अब हो। तो बस यही चलता है और उनकी मंजिल पहुंच जाती। लेकिन वहाँ पर सारी डेकोरेशन देख कर रहे थे, वाह डॉक्टर अंकल ने क्या तैयारी की है अपने बेटे की। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे 12 बजने में, तो सब लोग अंदर आ जाते। जैसे ही अंदर आते लाइटिंग ऑन हो जाती है। लाइटिंग जो ऑफ थी
वो ऑन हो जाती है और पूरे घर को देखकर एक पल के लिए सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर बहुत खूबसूरत से सजा कर और घर की डेकोरेशन देखकर एक पल के लिए सब हैरान थे। सब दादाजी की तरफ देखते हैं। दादाजी कह रहे मेरी तरफ क्या देख रही हो, ये सब क्या है दादाजी। वहाँ पर हर जगह पर कह सकते हो टीवी लॉन्च की तरफ कमरे में सब लोग आके खड़े थे और वहाँ पर बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन किया था। दिल वाले गुब्बारे थे, फूल थे, लेकिन एक चीज़ चौंकाने वाली थी। एक चीज़, एक बच्चे की तस्वीर। और बच्चे की तस्वीर पैदाइश से लेकर उसके मॉम डैड के, जिस तरह उसने हॉस्पिटल में बच्ची पैदा हुई थी उसे लेकर गोद में रखा था। जब परिणीता ये देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और परिणीता उन तस्वीरों के सामने खड़ी हो जाती है और एक एक तस्वीर उसकी वो सारी फीलिंग को बता रही थी जो हम महसूस कर सकती है इस वक्त। आपकी मॉम डैड आपके लिए क्या मायने रखते हैं, कोई आपसे पूछे, कोई आपको बताए, आपके पास अगर वो ये दो चीज़ ना हो, आपके ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी ठहर सी जाती है। बाप का साया आपके सर पर होना चाहिए जैसे कि धूप में छाँव का काम करता है। माँ आपके हाथ को पकड़ के रखे कि उन्हें हर चीज़ अपने बच्चों के बारे में पता चलती है। यानी कि माना जाए कि दो रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ एक रिश्ता है, माँ का हो या बाप का, नहीं, दोनों अगर आपके साथ हो ना तो आप धूप में भी छाँव महसूस करते हो खुद के लिए। इस तरह की फीलिंग आती है और परिणीता के सामने इस वक्त यही फीलिंग थी। जी हाँ, वो पूरा कमरा, जितने भी कमरा था उन पूरे कमरे में परिणीता की तस्वीरें लगी थी, परिणीता की, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था हैप्पी बर्थडे परी, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी सबसे खूबसूरत लम्हे, मेरी सबसे खूबसूरत चीज़। अगर देखा जाए उस पे दीवार पे लिखा था, उससे एक तस्वीर बनी थी, एक खूबसूरत इस तस्वीर जिसे बनाने के लिए हाथों का कमाल था कह सकते हो, पेंटिंग कह सकते हो। जो एक लड़की अपने बालों को हवाओं में उड़ाते हुए अपने दोस्त की तरफ देखकर हंस रही थी, वो मोमेंट याद करते हुए परिणीता कहती ये मोमेंट। तब वो पूजा और काजल की तरफ देख कर कहती ये तुम लोग को याद है, ये वो मोमेंट था जब परिणीता अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी, पूरे यूनिवर्सिटी में, और उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती उससे ट्रीट मांगी थी। तो वो ट्रीट उसकी फैमिली ने भी उसे दी थी, तो उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए, जाओ ट्रीट मार। और ट्रीट कहाँ मारती है, राजस्थान के छोटे से स्टॉल पर जाके वो लोग बैठते हैं, वहाँ पर वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तब वहाँ पर एक इंसान की नज़र इस लड़की पर पड़ती है। उसकी हंसी देखकर वो सोचती है काश उसकी तरह वो भी खुश रहना सीखे, काश। और उसके चेहरे पर भी बिना चीज़ें, बिना टेंशन फ्री, जैसे कि कोई टेंशन ना माँ बाप की होती है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती, वैसी स्माइल उस लड़की की थी। पर दूसरी पेंटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन वो वाली स्माइल नहीं थी जो पहले थी। यानी कि ये तब की तस्वीरें जब उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी और वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में, वैसी तस्वीरें वहाँ पर अलग अलग किस्म की तस्वीरें लगी थी। यहाँ से लेकर देखा जाए कि वंशिका ने परिणीता के बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें बना के उसके सामने रख दी है। कुछ तस्वीरें पेंटिंग की थी, कुछ तस्वीरें जो अब फैमिली एल्बम में मिल सकती हैं आपको, वैसी तस्वीरें। तो वो सारी तस्वीरें देख कर के काजल की तरफ देखती है और पूजा की तरफ कि तुमने ये तस्वीरें दादाजी को दी। वो समझ रही थी कि दादाजी ने उसके लिए ये सब किया। वो सोचती ये तस्वीरें तो मेरे पास भी नहीं थी, ये तस्वीर तो तुम्हारे पास थे। और सिर्फ सोच सकती थी, बोल कुछ नहीं सकती थी। तब वहाँ पर काउंटडाउन कर, अंजलि की तरह, अरे 10 मिनट बचे हैं, काउंटिंग स्टार्ट करो। तब वो लोग सब लोग एक गोल दायरा बनाते और बीच में केक लगते। तब दादाजी से कहते अच्छा तो ये बर्थडे पार्टी हमारी प्यारी सी भाभी के लिए था। तो सिर्फ स्माइल कर देते और कुछ करते नहीं, कहते भी नहीं, और बस स्माइल करते। वैसे दादाजी कमाल की डेकोरेशन किया आपने, ज़बरदस्त डेकोरेशन, क्या बात है। आपने तो भाभी के बचपन से लेकर 1 साल की उम्र के, 2 साल के, 3, 4, 5, वैसे अब भाभी अब इस वक्त आपकी एज क्या है। लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, तुम्हें पता नहीं है। और रोते रोते अपने आंसू को साफ करके कहती है हाँ ये भी ठीक है, मैं भी तो एक लड़की हूँ, कोई मुझसे पूछे मेरी उम्र तो मैं तो उसका सर फोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने बहुत प्यार से कह दिया। दादाजी से स्माइल करते और किसी से की तरफ कुछ कहते भी नहीं। परिणीता एक तरफ आके दादाजी को कस के अक्कर करती, कहती मैं ये नहीं चाहती थी, क्योंकि मम्मा पापा के बाद जाने के बाद मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं मेरे साथ कि मुझे अपने बर्थडे मनाना चाहिए, लेकिन मैं मनाती नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से मैं अपने बर्थडे मनाती हूँ। आज आपने इतनी बड़ी सरप्राइज़ दी, थैंक यू सो मच। आपने तो पूरी मेरी लाइफ की सारी चीज़ें मुझे दिखा दी है।
ये मेरी पैदाइश की फर्स्ट तस्वीर है। मम्मा पापा कहते जब मैं पैदा हुई थी ना तो सबसे ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। फिर इसके बाद मैं चलने लगी। ये जो मैं बचपन में घुटनों के बल चलती थी उसकी तस्वीर है। पापा को अक्सर फोटोग्राफी का शौक़ था और तस्वीर खींचने में माहिर थे। उनके पास एक बहुत खूबसूरत सा कैमरा था। वो कहते थे ये कैमरा उनके पापा ने उन्हें गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, और तब से लेकर अब तक उसने जितनी भी तस्वीर इस कैमरे से निकाली हो वो सारी तस्वीर सेफ रहे मेरे पास, हमारे पास है। और आपने वो सारी मोमेंट दिखा दी। और ये पेंटिंग ज़बरदस्त है। लेकिन इस पेंटिंग के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। आपने ये पेंटिंग ये बात की बात है, पहले काउंटिंग स्टार्ट करें, टाइम 12 बजने वाले हैं, तब लाइट ऑफ हो जाती है और एक लाइट परिणीता के ऊपर फोकस थी। परिणीता आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती, काश आप भी मेरे पास होती और ज़्यादा अच्छा लगता। ये कहकर उसकी आंखों से एक कतरे आंसू निकलते हैं। तब वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती है। काउंटिंग कोई नहीं कर रहा था, सब खामोश। दादाजी ने सबके पास मैसेज किया था सब खामोश रहेंगे, तो सब हैरान थे अब ये दादाजी क्या किसी और तरीके से काउंटिंग करवाने वाले थे। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, 9, 10, 8। कन्फ्यूज़न है ना, चलो कोई बात नहीं, सीरियस ठीक से करते हैं। तब वहाँ से एक ही आवाज़ आती, वो कुछ कहना चाहती फिर खामोश होते। वो दादाजी से मैसेज करती है। दादाजी कहती तब पर इन सब लोग कहते दादाजी का अगर आपको नहीं करनी कम से कम हमें तो करने दीजिए, आपने तो हमें रोक दिया। अरे बाबा रोको तो सही। तब वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है काउंटिंग। तो दादाजी चल तो कहते हैं कल ठीक है कर लो तुम लोग, पता नहीं वो कहाँ मर गई है। तो कहती कौन मर गई है बेचारी, चलो करो। सब लोग एक साथ कहते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सब लोग एक साथ कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू परी भाभी, सबके साथ एक साथ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो केक कट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तब उसके हाथ के ऊपर से एक हाथ आता है और उसके पीछे से हक करके कहता है अंधेरे में, क्योंकि लाइटिंग उस वक्त ऑफ हो चुकी थी, जो लाइटिंग परिणीता के ऊपर थी। सिर्फ एक आवाज़ उसके कानों में आती है, हैप्पी बर्थडे जाने कनिष्का। तुम्हें क्या लगा था कि आज के दिन मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास? क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गई, बट क्या कर सकते यार, आजकल की ना जहाज़ों का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। आए दिन लेट होते हैं, आए दिन प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ही परिणीता अपने कानों के पास उसकी आवाज़ को सुनती है और पलट जाती है, और पलट के कनिष्का परिणीता कनिष्का को कस के कर लेती है और रोने लगती है। अरे बाप रे, तुम मेरे आने का इतना दुख है कि तुम रोने लग गई हो यार। दिस नोट पे मुझे तो ये गाना गाना चाहिए था ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हज़ारों साल, साल के जितने भी पल हो हजार, तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती रहे। तुम्हारे लिए दुआ करके आई हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ करके आई हूँ, और तुम का सफ़र करने आई हूँ, खुद से तुम तक का सफ़र करने आई हूँ। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी को ये कह सकूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से सबसे ज़्यादा अपने करीब पाया है तो मिस परिणीता कनिष्का कश्यप, मिस परिणीता कनिष्का मेहरा आपको पाया है। अगर मैंने किसी चीज़ को अपने दिल के करीब रखा है तो परिणीता कनिष्का मेहरा आपको रखा है। अगर आपकी वजह से मैंने हंसना सीखा है तो ये सच है, परिणीता कनिष्का मेहरा आपकी वजह से मैंने हंसना सीखा है। तो फिर डेफिनेटली ये कह सकती हूँ, मुझे आपसे क्या कहूँ, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत ज़्यादा। आपने तो कहा था 3 महीने बाद आऊँगे। अब वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती और अब भी कनिष्का को पकड़ के खड़ी थी। वहाँ पर सब एक साथ उनसे देखकर सब हैरान थे। एक तरफ कनिष्का को देखते हैं जो परिणीता को कस के हक करके आंखें बंद करके खड़ी थी, दूसरी तरफ दादाजी से कहते तो अंजलि आके ओहो, तो ये सब कुछ धी ने किया है भाई। इमरजेंसी में उसने मुझे कॉल किया है और कहा है कि मैं किसी तरह से भी आप सबको इस फार्म हाउस को पे लाऊं, क्योंकि इसने ये फार्म हाउस पे सारी तैयारी की हैं, तो ले आई। वैसे ये सरप्राइज़ हम सबके लिए था ना, बिल्कुल। तब वहाँ से परिणीता को देख कर कहती अरे बाबा सब देख रहे हैं, बेडरूम में चलते वहाँ पर सब कुछ करेंगे, फिलहाल सब देख रहे हैं मेरी जान। ये देख कर तो उसके कंधे पर मारती आप बहुत बुरे हो। हाँ जैसा भी हूँ, बुरा हूँ, अच्छा हूँ, कड़ूस हूँ, राक्षस हूँ, जैसे भी हूँ तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और किसी का नहीं, समझी। ये कहकर वो हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर सब लोग उनकी बलाएं लेने लगते हैं कि किसी को भी कनिष्का और परिणीता की नज़र न लगे। तब वहाँ से कनिष्का कहती केक काटो, अब पहले हाथ पकड़ता वैसे पकड़ के फिर हम केक काटें।
परी कहती ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लेकिन क्या है ना जान, आपका बर्थडे वैसे आपको मेरा ये गिफ्ट पसंद आया, ये सब कुछ आपने किया है। बिल्कुल, मेरे होते हुए किसमें इतनी हिम्मत है कि परिणीता की बचपन से लेकर इस टाइम वैसे वाली एज क्या है, आप अपनी बहन की तरह बुरी हो, ये कहकर वो केक काटने लगती है। परिणीता का हाथ पकड़ के वो भी उसके साथ केक काटती है। तो सब लोग एक साथ कहते हैं ये तुम दोनों की शुरुआत है नई ज़िंदगी की, तो हम चाहेंगे ये साल के हर साल की तरह इस साल की तरह हर साल आप लोग इसी तरह दोनों एक साथ केक काटिएगा, चाहे आपकी एनिवर्सरी भी शादी की सालगिरह हो, चाहे परिणीता की बर्थडे की हो, चाहे कनुष्का की, क्योंकि कनुष्का ने आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया, तो हम मनाना चाहेंगे। अब ये तो परिणीता के ऊपर है वो बर्थडे किस तरह मनाएगी। कनुष्का ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके लाई है, और देखते हैं कि कनुष्का का बर्थडे परिणीता कैसे मनाएगी। अंजलि कहती है तो सबकी तरफ उससे कहती चलो बकवास बंद करो, केक काटने दो हमें। ये कहकर वहाँ पर म्यूज़िक भी स्टार्ट हो जाता है। एक इंसान गिटार बजा रहा है तो दूसरा इंसान पियानो बजा रहा है, तो ये देखकर सब खुश होते हैं, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। और केक काटते हैं। केक काटने के बाद परिणीता सबसे पहले दादाजी को केक देती। दादाजी कहते ये तो गलत है, तुम्हें मेरी पोती को देना चाहिए था ना। तो कहती लाने वाले तो आप थे, तो पहले आपको खिलाती हूँ। ये कहकर उसे खिलाती है, प्लस कनुष्का के मॉम डैड जितने भी लोग थे सबको खिलाती। परिणीता कनुष्का की तरफ नहीं आती, वो उसे केक को लेकर सिर्फ घुमा कर सबको खिला रही थी। कनुष्का को तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा बुरा भी लगता है, क्या बात है, अगर तुम्हारे पहले बाइट का तो मेरा था ना, तो उस चीज़ को इग्नोर करके जाके शिल्पा के साथ खड़ी हो जाती, कहते वेलकम बैक माय बेस्ट पार्टनर। तो वो उसके गले लग कर कहती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे कहा था मुझे मेरी हाँ एक्चुअली क्या है ना, बात ये है ना, वो आज मेरी बीवी का बर्थडे है और मैं आज के दिन कोई भी खून खराबा नहीं चाहती थी, तो मैंने उन्हें डिपॉजिट कर लिया तुम्हारे अड्डे पे जहाँ तुमने कहा था, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी है कि तुम यहाँ पर मेरी बीवी का बर्थडे ख़राब ना कर सको, इसलिए आज के दिन छोड़ दो, कल जाके जो हिसाब किताब करना है तुम कर लो। और हाँ टीना, कैसी हो तुम? टीना कहती है आपने कहा था आप वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं ऑफिस के मुताबिक। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी हमारी फैमिली मेम्बर बन चुकी हो और मेरी बीवी का बर्थडे तुम्हें अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहती, तो तुम्हें अपने साथ शामिल किया है, कुछ गलत किया है, लेकिन आपको बता देना चाहिए था। झूठ नहीं बोलती, मैंने झूठ थोड़ी बोला है। हाँ तुमसे छुपा रखा है, तुम्हारी मॉम को मैंने बता दिया था कि आज मेरी बीवी का बर्थडे है और उसके बर्थडे पर मैं अपनी दोस्तों को फैमिली को पार्टी देना चाहती हूँ। तो टीना ने मेरे मदद बहुत की है, इसलिए मैं टीना को भी अपनी फैमिली मेम्बर समझती हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम को भी ऑफ़र दी थी, तो उन्होंने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मेडिसिन वगैरह खाना है, तो वो आराम करेंगे। तब परिणीता केक लेकर उनकी तरफ आती है, वो कहती है ओ परिणीता फिर भी कनुष्का को इग्नोर करके वो केक की पीस एक शिल्पा को और फिर टीना को खिलाती है। तब पीछे से परिणीता से हक करके कहती ये क्या बात हुई, सारे लोगों को खिला दिए, दादा मम्मा पापा एवरीवन, यहाँ तक के अपने छोटे भाई और देवरों को भी खिला दिया, एक हम प्यासे और भूखे रह गए आपके लिए। अगर आपको मैं मीठा नहीं देना तो किसी और तरीके से मीठा दे दे, हम खाने के लिए तैयार है मेरी जान। तब उसके हाथों पर मार के कहती छोड़िए मुझे। वो छोड़ती नहीं है, तो वो क्या करती है अपने नाखून से उसे चूंटी करती है, वो चूंटी काटती और कहती आउच यार, क्या है नाराज़ क्यों, आ तो गई हो ना, 3 महीने का कहकर रातों रात आ गई तुम्हारे पास। तुम्हारी मोहब्बत में खींचे हुए बकवास बंद कीजिए, इतनी देर से कह रही थी आने के लिए, तब तो नहीं कहा था। अरे बाबा सरप्राइज़ नाम की कोई भी चीज़ होती है और तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए देखो तुम्हारे पूरे इस फार्म हाउस को मैंने सजा लिया तुम्हारी तस्वीरों से। उसके नाक को टच करके कहती मुझे नहीं पसंद, ये नहीं पसंद या मैं नहीं पसंद, ये बताओ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। अब क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में प्यार की शुरुआत तो हो चुकी है, प्यार की सीढ़ियाँ वो चढ़ चुके हैं, पहला स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। कनुष्का ने अपनी तरफ से तो आई लव यू कह लिया, लेकिन अभी तक परिणीता ने आई लव यू नहीं कहा, लेकिन परिणीता शायद और कुछ सुनना चाहती है उसके मुँह से। तो देखते हैं, अभी तो रात बाकी है, पार्टी बाकी है, अभी रात के 12 बजे हैं, 1 2 3 बजे अभी बाकी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो मुझे याद करिएगा ज़रूर। और हाँ प्लीज़, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको माफिया क्वीन की एपिसोड मिली या नहीं मिली, जो मैंने लाइव
स्टोरी अपलोड की थी और मुझे नहीं पता यार इसको किस तरह कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखते हैं क्या होगा। अगर नहीं मिली तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको 92 एपिसोड नहीं मिली है माफिया क्वीन की, तो मैं उसे दूसरे चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, कोशिश ऐसी रहेगी कि रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर से नए सिरे से जहाँ से वंशिका एंड नैना का किस हो रहा था स्विमिंग पूल के बाहर, उस वो क्या कहते टब टॉवल के साथ, वहाँ से फिर से मुझे स्टार्ट करने पड़ेगा। यानी कि ये कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट करके फिर से मुझे 34 39 कितना हो सके मुझे नहीं पता कर सकूँगी। लेकिन पहले आप लोगों का मैसेज आना चाहिए कि आप लोगों को ये स्टोरी नहीं मिली है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में ज़्यादा याद कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा यार। सब्सक्राइबर तो मेरा रुक चुका है, मेरा चल ही नहीं रहा है सब्सक्राइबर, लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए।